बैठ जाइए। अरे वैकेंसी निकलने दीजिए ना, तब करंट अफेयर पढ़िएगा ना। क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा, मिल जाएगा। थोड़ा जितना छापे थे ना उतना तुरंत खत्म हो गया। आईडिया नहीं था उतना, हमको लगा पता नहीं कितना बिकेगा नहीं बिकेगा। फिर से जो है प्रिंट में चला गया है, मिल जाएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया है? हाँ, तो आज जो है बिहार दिवस है। बिहार दिवस की आप सभी को शुभकामना। लड्डू का नाम लीजिएगा मुंह तोड़ देंगे वो। लड्डू फड्डू का नाम मत लीजिए। आ जाइए, पढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब दीजिए। ऑनलाइन आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 सप्ताह का टाइम लग जाता है। तो जो है एक दो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, टीवी चालू हुआ जी? टीवी नहीं चालू हुआ है, काहे? हैं? तो काहे वो टीवी लगा दिया, वो मूक दर्शक रहेगा क्या जी? पागले है, आज हो जाएगा। हाँ, तो सब चीज तो आजे होवे करता है, कल क्या होता है? कल थोड़े कुछ होता है। और लाइट जला दीजिए। क्लासरूम जब ओपन हो गया तो सारा पूरे क्लासरूम का लाइट जला देना चाहिए, ये तो स्टाफ का काम है। एक बात बताइएगा, एक आध गो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक बात बताइएगा आप हमको, आधुनिक काल में बंगाल में सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा? 1770 में पड़ा है, ठीक है। दूसरी बात आप हमको ये बताइएगा कि बंगाल में द्वैत शासन लागू किसने किया? रॉबर्ट। तीसरी बात आप हमको ये बताइएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफर। मीर जाफर। बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसी टाड था। वेंसी टाड था। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया? 1800। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय 1800। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट। चलिए, तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर का पद आया था, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। तो बंगाल के गवर्नर को हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज के सेशन में हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा। ध्यान से कंसंट्रेट होकर के जो है चीजों को सुनते रहिए। अब सामने से कमेंट हटा दीजिए, पढ़ा रहे हैं।
बंगाल का गवर्नर जनरल बतियाइए नहीं लड़की लोग, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना है उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। और जो वारेन हेस्टिंग्स है इनका शासनकाल है 1772 से 1785। वारेन हेस्टिंग्स, अब सुनिए, अब कुछ मत कीजिए, अब सुनिए समझिए, अब इधर उधर मत कीजिए। क्या हुआ? अरे कहां तुम लोग क्या करते रहता है जी, हैं? सब कोरेक्स पी करके नशे में रहता है। शराब तो मिलता है नहीं बिहार में, तो सस्ता नशा कोरेक्से है। शराब तो मिलता भी है तो 200 का 1200 में, यही ना है। हाँ, कोरेक्स तो 150-200 में मिल जाता है। चलिए शांत हो जाइए। अब लाइट जल गया ना? अब सुनिए ना, हम सुनाई दे रहे होंगे, सुनिए। अब वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनकर आया। जब बंगाल का ये गवर्नर बनकर आया तो इन्होंने यह देखा कि जो बंगाल है, बंगाल अकालग्रस्त है। बंगाल की स्थिति काफी खराब थी। बंगाल की खराब स्थिति को देखते हुए इन्होंने पता करना प्रारंभ किया कि बंगाल की खराब स्थिति का कारण क्या है। जब इन्होंने पता किया तो इन्हें पता चला कि बंगाल की खराब स्थिति का कारण द्वैध शासन है। कारण का पता जब चल गया तो इन्होंने अतिशीघ्र द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो यहां पर एक बात हम कह सकते हैं कि द्वैध शासन की शुरुआत जहां रॉबर्ट क्लाइव ने किया, वही द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन का अंत वारेन, और द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा था। 1765 से 1700, क्वेश्चन में भी 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी न किसी परीक्षा में पूछा है कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा है, तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772। शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने और इसका अंत किसने किया? वारेन। रॉबर्ट क्लाइव ने जब द्वैध शासन की शुरुआत की थी तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शासन करने का अधिकार बंगाल के नवाब को दिया और कर वसूली का अधिकार अंग्रेजी कंपनी को दिया। और अंग्रेजी कंपनी को कर वसूलने का अनुभव नहीं था, जिस वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने उपदीवान का पद लाया था। बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय, बंगाल का मोहम्मद राजा खां और उड़ीसा का राय दुर्लभ। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने तो वारेन हेस्टिंग्स ने इस उपदीवान के पद को समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने उपदीवान के पद को समाप्त कर दिया। और उपदीवान के पद को जब समाप्त कर दिया, जो उपदीवान कर की वसूली करके अंग्रेजों को देता था, जब उपदीवान के पद समाप्त हो गए तो अब वारेन हेस्टिंग्स ने कर की वसूली के लिए
बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में 5 चुंगी घर का निर्माण किया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में 5 चुंगी घर का निर्माण किया और बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोगों को कहा कि इन चुंगी घरों में जाकर के जो है आप टैक्स जमा कीजिए, टैक्स जमा कीजिए। और जो 5 चुंगी घर का निर्माण हुआ था ढाका में, मुर्शिदाबाद में, हुगली में, कोलकाता में, पटना में, इन शहरों में चुंगी घर का निर्माण हुआ। और उपदीवान के पद के समाप्त होने के बाद जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग इन चुंगी घरों में जाकर के कर जमा किया करता था। साथ ही साथ कर की वसूली के लिए इन्होंने एक बोर्ड का गठन किया। कर की वसूली के लिए इन्होंने एक बोर्ड का गठन किया और कर की वसूली के लिए जिस बोर्ड का गठन इन्होंने किया उसे राजस्व बोर्ड कहा गया, उसे राजस्व बोर्ड कहा गया, राजस्व बोर्ड कहा गया। साथ ही साथ पिछले सेशन को अगर आप याद करेंगे तो आपको पिछले सेशन में भी वारेन हेस्टिंग्स के विषय में कुछ जानकारियां हमने आपके साथ साझा की थी। जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स के समय ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ जिसके तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दूसरी बात, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तीसरी बात, इन्होंने कर की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इन्होंने कर की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। देखिए यहां पर गौर फरमाइएगा आप थोड़ा सा। बंगाल के नवाब के संदर्भ में अगर कहा जाए कि बंगाल के किस नवाब ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की है तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के भीतर कर की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। उसी प्रकार से अगर गवर्नर जनरल के संदर्भ में कहा जाए तो गवर्नर जनरल के संदर्भ में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने किया। इजारेदारी प्रथा को ठेकेदारी प्रथा भी कहा जाता है, इजारेदारी प्रथा को जो है ठेकेदारी प्रथा भी कहा जाता है। और इस इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत जो है भूभाग होता था और उस भूभाग को लेकर बोली लगाया जाता था कि कौन जमींदार या ठेकेदार सबसे अधिक भू राजस्व देगा। जो जमींदार या ठेकेदार किसी भी भूभाग को लेकर सबसे अधिक राजस्व देने की बात करता था उसे ही वह भूभाग सौंप दिया जाता था, उसे ही वह भूभाग सौंप दिया जाता था। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जैसे मान लिया जाए यह क्लासरूम एक भूभाग है, इससे मान लिया जाए कि हम 5 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं। अब कोई आया हमको कहा कि आप हमको ये क्लासरूम दे दीजिए, आप बैठे रहिए आराम से, हम आपको 25 लाख रुपया पर मंथ देंगे। तो मेहनत करने का क्या जरूरी है, आराम से घर पे बैठे रहेंगे, 25 लाख आते रहेगा। समझ गए? तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज तो भारत में शासन प्रशासन करना 1757 के पलासी युद्ध से किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय तक जो है बहुत ज्यादा अंग्रेजों का पेट भारत में नहीं बैठा था। तो भारतीयों के मदद से ही वारेन हेस्टिंग्स ने भी शासन प्रशासन करने का काम किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है कर की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी, जिसको ठेकेदारी प्रथा भी कहा जाता है। और इस ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत उस जमींदार या ठेकेदार को कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था। साथ ही साथ वारेन हेस्टिंग्स काफी आक्रामक था। वारेन हेस्टिंग्स के विषय में पिछले सेशन में हमने आपको यह भी बात बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के उद्देश्य से मदरसा की स्थापना को प्रोत्साहन दिया
और मदरसा की स्थापना इनके कालखंड में हुई। और फिर कई सारे भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ, जैसे कि इन्हीं के समय संस्कृत व्याकरण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हॉलहेड ने किया। इन्हीं के समय गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंसन ने किया। इन्हीं के समय कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। इन्हीं के समय मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। मतलब क्या हुआ हो? बैठिए बैठिए, बैठने दीजिए हो। एकदम अंतिमे में भेज दिए ना। चलिए, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय कई सारे भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। कई सारे भारतीय धर्म ग्रंथों का जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। और फिर वारेन हेस्टिंग्स ने ही घेरे की नीति अपनाई थी, और इस घेरे की नीति के तहत इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। वारेन हेस्टिंग्स ने ही जो है आपको घेरे की नीति अपनाई थी। घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस कहा जाता है, घेरे की नीति। इसको अंग्रेजी में रिंग ऑफ फेंस कहा जाता है। और इस नीति के तहत जो है ना, देखिए क्या करता था कि जैसे कि मान लिया जाए बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा है, तो अब बंगाल के जो आसपास या पड़ोसी क्षेत्र होते थे, बंगाल के जो आसपास के पड़ोसी क्षेत्र होते थे, उसको भी मिलाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य में वहां के शासक के साथ वार्ता करता था, समझौता करता था, और कहता था कि हम आपको सैन्य सहायता प्रदान करेंगे, आप हमारे साथ समझौता कर लीजिए। इसी को घेरे की नीति कहा गया। और इस नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को तो बचाया ही, अपने साम्राज्य को बचाने के साथ साथ जो है अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। तो रिंग ऑफ फेंस या घेरे की नीति का प्रचलन जो है आपको वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही जो है आपको किया गया है। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के समय ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स इस एक्ट का विरोधी था। वारेन हेस्टिंग्स 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का विरोधी था। इस एक्ट के पारित होने के विरोध में ही वारेन हेस्टिंग्स अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और अपने पद से त्यागपत्र देकर वापस इंग्लैंड चला गया। और जब वापस इंग्लैंड गया तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। इनके ऊपर महाभियोग चलाए जाने के कई सारे कारण थे। ब्रिटिश संसद वर्ग का मानना था कि भारत में जब तक वारेन हेस्टिंग्स का शासन रहा तो काफी भ्रष्टाचार देखने को मिला। फिर वारेन हेस्टिंग्स ने एक निर्दोष ब्राह्मण नंद कुमार की हत्या कर दी थी। निर्दोष ब्राह्मण नंद कुमार को फांसी की सजा सुना दी थी। तो नंद कुमार की जो फांसी की सजा इन्होंने सुनाई थी, एक ये कारण हो गया। दूसरा, इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। दूसरा ये कारण हो गया। इन कारणों से वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया गया, लेकिन अंततः इन्हें निर्दोष साबित किया गया। वारेन हेस्टिंग्स को अंततः निर्दोष साबित कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स के भारत से जाने के बाद बंगाल के जो अगले गवर्नर जनरल बनकर आए हैं, उनका नाम है सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन।
सर जॉन मैकफर्सन 1785 से लेकर के 1786, ये जो है आपको अस्थाई गवर्नर जनरल थे। ये अस्थाई गवर्नर जनरल थे और इन्होंने अपने शासनकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति अपनाई मतलब इन्होंने उस रूप में ही शासन को चलने दिया जिस रूप में शासन चल रहा था। इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन शासन प्रशासन में नहीं किया, बल्कि जिस रूप में शासन चल रहा है उसी रूप में जो है इन्होंने शासन प्रशासन को जो है आपको चलने दिया। तो इनका कोई खास ऐतिहासिक महत्व है नहीं। सर जॉन मैकफर्सन के बाद बंगाल के जो अगले गवर्नर जनरल बनकर आए हैं उनका नाम है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, आप सभी लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल से अवगत होंगे। 1786 से 1793, 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बैठिए, तीसरा बेंच पे बैठिए, बैठने दीजिए, तीसरा बेंच पे बैठिए ना। ए बकलोल भी तीसरा बेंच पे बैठिए ना। कहां थे आप? जहानाबाद से आ रहे हैं? घर है जहानाबाद और घर गए हुए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनमें सैन्य क्षमता कूट कूट कर भरा हुआ था। जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है, वैसे ही अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा था। और जैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चले हैं, उसी प्रकार से अमेरिका में भी स्वतंत्रता आंदोलन चले थे। और अमेरिका में जो स्वतंत्रता आंदोलन चले थे, उस स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटेन की तरफ से कॉर्नवालिस को भेजा गया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटेन के तरफ से कॉर्नवालिस को भेजा गया। लेकिन कॉर्नवालिस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को दबा नहीं सका था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को दबा नहीं सका था। इसके बावजूद उनकी सैन्य क्षमता पर अंग्रेजों को कोई शक नहीं था। और फिर जब इन्हें अमेरिका में असफलता मिली तो इन्हें भारत भेज दिया गया। अमेरिका में असफलता मिलने के बाद इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेज दिया गया। और ये भारत आए, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर 1786 से 1793 ईस्वी तक रहे। इस अवधि के दौरान इन्होंने बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को उस अनुरूप बनाया जिस अनुरूप ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी, यूरोप महादेश की प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी। अर्थात यह बात कहा जा सकता है कि कॉर्नवालिस ने भारत के भीतर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो है इन्होंने यूरोपीयकरण किया। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो है इन्होंने यूरोपीयकरण किया। और इन्होंने भारत के भीतर शासन प्रशासन चलाने को लेकर एक संहिता तैयार की, कानूनों का एक संग्रह तैयार किया। इन्होंने कानूनों का जो संग्रह तैयार किया उसे कॉर्नवालिस संहिता कहा गया। कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में शासन प्रशासन चलाने को लेकर जो कानूनों की एक संहिता तैयार की गई उसे कॉर्नवालिस संहिता कहा गया। कॉर्नवालिस संहिता कहा गया। और जो कॉर्नवालिस संहिता था, जैसे संविधान है ना, संविधान नियम कानून का एक पुस्तक है। और उस नियम कानून के तहत ही भारत में शासन प्रशासन
चलाए जाते हैं, उसी प्रकार से उस समय के भारत में, कॉर्नवालिस के समय के भारत में शासन प्रशासन चलाने को लेकर उन्होंने कानूनों का एक किताब तैयार किया, उसी को नाम दिया गया कॉर्नवालिस संहिता। और जो कॉर्नवालिस संहिता है यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। शक्ति के पृथक्करण, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर जो है आपको कॉर्नवालिस संहिता आधारित था। इसका मतलब यह हुआ कि पावर का बंटवारा किया गया था, शक्ति का पृथक्करण, यानी अलग अलग लोगों को पावर दिया गया था, अलग अलग लोगों को पावर दिया गया था। जैसे आज के डेट में आप देख लीजिए, कुछ पावर केंद्र सरकार को है, कुछ पावर राज्य सरकार को है, कुछ पावर पंचायती राज संस्थाओं को है। और इस पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही भारत में स्वच्छ प्रशासन आपको देखने को मिलता है। तो कॉर्नवालिस के समय में भी स्वच्छ प्रशासन चलाई जा सके भारतवर्ष के भीतर, इसी को लेकर के उन्होंने जो अपनी संहिता तैयार की थी उसे शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर तैयार किया था। मतलब पावर जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना दिया जाए, पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना दिया जाए। और अगर ऐसा होता है कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाता है तो वह निरंकुश हो जाता है, वह व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, अपने मन मर्जी से किसी भी प्रकार का निर्णय लेना शुरू कर देता है। तो सत्ता का केंद्रीकरण, शक्ति का केंद्रीकरण निरंकुशता को बढ़ावा देता है। और अंग्रेजों को भारत में लंबे समय तक शासन करना था, अंग्रेजों को लंबी पारी खेलनी थी, जिस वजह से अंग्रेजों ने शुरुआती दौर में सुरक्षात्मक ढंग से सभी प्रकार के काम किए ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक भारत में ब्रिटिश शासन कायम रह सके, ज्यादा से ज्यादा दिन तक भारत में ब्रिटिश शासन जो है कायम रह सके। इसके बाद जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान ही आप याद कीजिए 1790 से 92 के दौरान एक युद्ध हुआ था जिसे हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के दौरान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के दौरान इन्हीं के समय हुआ था। और इस युद्ध को जीतने के बाद, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, आपको अगर याद हो तो। इस युद्ध को जीतने के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ किया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद इन्होंने कहा था कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कॉर्नवालिस ने ही यह स्टेटमेंट दिया था। और कॉर्नवालिस के विषय में यह कहा जाता है कि सर्वप्रथम ब्रिटिशों में प्रथम ब्रिटिश कॉर्नवालिस हुए जिन्होंने भारत के लोगों की सेवा करना प्रारंभ किया। भारत के लोगों की सेवा करना प्रारंभ किया। मतलब यह सिर्फ भारत को लूटने की और अपना ध्यान आकृष्ट नहीं किया था, बल्कि इन्होंने भारत को लूटने के साथ साथ भारत के लोगों की सेवा करने की और भी अपना ध्यान आकृष्ट किया था। इन्होंने ही जिला में थाना स्थापित करने की बात कही थी। इन्होंने ही जिला में थाना स्थापित करने की बात कही थी। और उस थाना में एक दरोगा होनी चाहिए, इस बात की भी घोषणा इन्होंने ही की थी। यानी प्रत्येक जिला में एक थाना होना चाहिए और थाना में एक दरोगा होनी चाहिए, दरोगा होना चाहिए। इस प्रकार की घोषणा
इन्हीं के द्वारा किया गया। यही कारण है कि इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। इन्हें ही भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक। साथ ही साथ इनका जो शासनकाल है, इनका शासनकाल सबसे ज्यादा जिस नीति को लेकर चर्चा में रहा है वह नीति है आपको अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। अस्थाई बंदोबस्त जो अगला चैप्टर है ब्रिटिश भारत में आर्थिक नीति, उस चैप्टर में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सीधा सा बात यहां पर यह जानिए कि जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस ने ही 1793 ईस्वी में कर की वसूली के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में एक बंदोबस्त की शुरुआत की थी। उसी को अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत कर की वसूली जमींदार वर्ग के लोग किया करते थे, जिस वजह से अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही 1793 ईस्वी में भू राजस्व की वसूली को लेकर जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में जो है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में हम आपको बता दें, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लंदन चले गए, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में फिर से भारत आए। 1805 में फिर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। लेकिन जब 1805 में दोबारा ये गवर्नर जनरल बनकर भारत आए तो बहुत ज्यादा दिन तक ये जीवित नहीं रह सके और 1805 में इनका निधन हो गया। और 1805 में जब इनका निधन हो गया तो इनके निधन होने के बाद इन्हें जो है गाजीपुर में दफना दिया गया। इन्हें जो है गाजीपुर में दफना दिया गया। ये एक ऐसे बंगाल के गवर्नर जनरल हैं जिनका मकबरा जो है भारत में स्थित है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बक्सर होते हुए जब आप उत्तर प्रदेश में जाइएगा, गंगा नदी को पार कीजिएगा, तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट हमको लगता है गाजीपुर ही आपको मिलेगा। पहला डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर मिलेगा, फिर उधर बलिया उलिया है, समझ गए। तो गाजीपुर में ही इनका मकबरा है। गाजीपुर में इनका मकबरा है, वहां पर कुछ है नहीं, जाकर के आप देख सकते हैं। तो इन्हें जो है भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है दफना दिया गया। इनका मकबरा गाजीपुर में ही है। क्लियर है। इसके बाद जो है कॉर्नवालिस के बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं उनका नाम है सर जॉन सोर। उनका नाम है सर जॉन सोर। सर जॉन सोर, जो सर जॉन सोर है, इनका शासनकाल है 1793 से 1798। 1793 से 1798 सर जॉन सोर का शासनकाल है। सर जॉन सोर है सांद्र मारेंगे एक तबरक मुंह तोड़ देंगे, वेले जली होगा, यही जानता है। नोट में नहीं लिखा हुआ है सर जॉन सोर, समझ गए। नोट में नहीं है, नोट में 2 4 5 10 गो नहीं है। जो नहीं है वो लिखा देंगे, समझ गए। जो नहीं है वो लिखा देंगे। नोट में 2 4 5 10 गो नहीं लिखा हुआ है, हमको पता है, समझ गए। तो सर जॉन सोर, सर जॉन सोर 1793 से लेकर 1798 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहे। और सर जॉन सोर ने शासन प्रशासन के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की नीति अपनाई जिसे अहस्तक्षेप की नीति कहा गया। मतलब जो नीति सर जॉन मैकफर्सन ने अपनाया था कि जैसे चल रहा है शासन प्रशासन वैसे चलने दिया जाए, इसी को अहस्तक्षेप की नीति कहा जाता है। और अहस्तक्षेप की नीति और कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति बंगाल को लेकर नहीं अपनाया, बल्कि इन्होंने हस्तक्षेप की नीति मैसूर को लेकर अपनाया था। मैसूर को लेकर के इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। दूसरी बात, इन्होंने ये भी साम्राज्यवादी प्रकृति के थे। इन्होंने इलाहाबाद
को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। इन्हीं के समय में जो है इलाहाबाद ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन पाया था। इलाहाबाद ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन पाया था। और साथ ही साथ इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो है 1795 ईस्वी में खुर्दा का युद्ध हुआ था। खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। और इनके समय 1795 ईस्वी में जो खुर्दा का युद्ध है यह हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ था। मराठा पेशवा के बीच हुआ था। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई थी और मराठा पेशवा की जीत हुई थी। और अभी जो आपने सुना था अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी पर था, जो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा है वह 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया। लेकिन आप ध्यान में इस बात को रखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त का जो प्रारूप है, अस्थाई बंदोबस्त का जो ड्राफ्ट है, जैसे भारत के संविधान का ड्राफ्ट, भारतीय संविधान का प्रारूप डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तैयार किया था, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तैयार किया था, उसी प्रकार से अस्थाई बंदोबस्त का जो प्रारूप है वह सर जॉन शोर ने ही तैयार किया था। अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप जो है आपको सर जॉन शोर ने ही तैयार किया था। भले ही कॉर्नवालिस 1793 में लागू किया हो वो अलग बात है, लेकिन उसके प्रारूप को तैयार जो है आपको सर जॉन शोर ने ही किया था। सर जॉन शोर के शासनकाल की समाप्ति के बाद जो है बंगाल के अगले गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, जो लॉर्ड वेलेजली है, अगर हम लोग लॉर्ड वेलेजली को देखें तो लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल है 1798 से लेकर के 1805। 1798 से लेकर 1805 लॉर्ड वेलेजली को देखेंगे। लेकिन उससे पहले याद करते हैं, क्या करते हैं? आइए फटाक से बोर्ड पे आइए, सीधा नोट उट मत देखिए। द्वैत शासन समाप्त कौन किया है? हाँ, अच्छा, उपदीवान के पद का अंत किसने किया? वारेन। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना बंद किसने किया? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय? नंद कुमार नामक ब्राह्मण को फांसी की सजा किसने सुना? किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। गीता का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, मनुस्मृति का, संस्कृत व्याकरण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसके समय हुआ? किसके समय हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय पारित? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और राजस्व की वसूली के लिए इन्होंने 5 शहरों में चुंगी घर का निर्माण किया था। 5 शहरों में राजस्व की वसूली के लिए राजस्व बोर्ड का गठन किसने किया? राजस्व बोर्ड का गठन। घेरे की नीति का इजाद किसने किया? घेरे की नीति का इजाद किसने किया? इसके बाद भू राजस्व की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? बंगाल के किस नवाब ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत? मुर्शिद। बंगाल के किस नवाब ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत? अब बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने इजारेदारी प्रथा? किस गवर्नर जनरल ने? वारेन हेस्टिंग्स ने। और वारेन हेस्टिंग्स किस एक्ट का विरोध करते हुए पद से त्यागपत्र दे दिया? 1784 का। वारेन हेस्टिंग्स किस एक्ट का विरोध करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? 1784 का। वारेन हेस्टिंग्स के बाद अगले गवर्नर जनरल बनकर कौन आए? सर जॉन मैक। लेकिन ये अस्थाई था ना, अस्थाई था ना। सर जॉन मैकफर्सन के बाद कौन आया? सर जॉन मैकफर्सन के बाद कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक? कब से कब तक? एक बार गवर्नर जनरल बना है या 2 बार? कितना बार? लेकिन दूसरी बार में ज्यादा समय तक पद पर नहीं न रह पाया। चलिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किसने किया?
भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किसने किया? कॉर्नवालिस संहिता किसने तैयार की? कॉर्नवालिस संहिता किस सिद्धांत पर आधारित? किस सिद्धांत पर? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कॉर्नवालिस ने क्या कहा था? मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कॉर्नवालिस ने क्या कहा था? क्या है? मुंह तोड़ देंगे हम। दूसरा खाली टॉप करती है, आप लोग ताली बजाते हैं। ताली बजाना तो काम में है, पढ़ते उड़ते ना है जी। चलिए आगे आइएगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता? नागरिक सेवा का जनक? नागरिक सेवा का जनक? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू? किसने लागू किया? किसने लागू किया है? कॉर्नवालिस का मकबरा कहां है? कॉर्नवालिस का मकबरा। कॉर्नवालिस का मकबरा। कॉर्नवालिस के बाद कौन बना है? कॉर्नवालिस के बाद? कॉर्नवालिस के बाद इलाहाबाद का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किसके समय? इलाहाबाद का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किसके समय? खुर्दा का युद्ध कब हुआ है? खुर्दा का युद्ध कब हुआ है? खुर्दा का युद्ध कब हुआ है? किसके किसके बीच? हैदराबाद के निजाम और मराठा। किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई? क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। आगे कौन है? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली सुनिएगा। देखिए अभी तक जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, उन सभी गवर्नर जनरलों में जो सबसे लोकप्रिय और साम्राज्यवादी, लोकप्रिय नहीं, जो सबसे साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के तौर पर उभरा था, वह था आपको लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर एक नीति की घोषणा की। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जिस नीति की घोषणा की, उस नीति को सहायक संधि कहा जाता है। उस नीति को सहायक संधि कहा जाता है। सहायक संधि का सूत्रपात 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने किया। लॉर्ड वेलेजली ने भारत के देसी रियासत के राजा महाराजाओं को कहा, लॉर्ड वेलेजली ने भारत के देसी रियासत के राजा महाराजाओं को कहा कि हमारे पास एक प्रशिक्षित सेना है, उसके पास आधुनिक हथियार है। हमारे पास एक प्रशिक्षित सेना है और उसके पास आधुनिक हथियार है, और आपके पास तो ना प्रशिक्षित सेना है ना आधुनिक हथियार है। तो आप ऐसा कीजिए, हमारे साथ समझौता कीजिए, और हमारे साथ समझौता करके हम आपको यह आश्वासन देंगे कि हम आपकी मदद करेंगे, और आप हमको आश्वासन दीजिए कि आप भी हमको भारत में मदद कीजिएगा। सबसे पहले वेलेजली ने भारत के राजा महाराजाओं को डराया,
सबसे पहले वेलेजली ने भारत के राजा महाराजाओं को डराया और कहा कि देखिए, अगर आप हमसे समझौता नहीं कीजिएगा, हमसे सहायता नहीं लीजिएगा, तो आपका पड़ोसी राजा आप पर आक्रमण करके आपको जीत लेगा। तो भारत के राजा महाराजाओं को लगने लगा कि क्यों ना अंग्रेजों से सैन्य सहायता ली जाए, और अंग्रेजों से सैन्य सहायता लेने को, अंग्रेजों से सैन्य सहायता लेने को लेकर ही भारत के राजा महाराजाओं ने वेलेजली के साथ समझौता करना प्रारंभ किया। वेलेजली के साथ समझौता करना प्रारंभ किया, और जब वेलेजली के साथ समझौता करना प्रारंभ किया तो वेलेजली ने राजा महाराजाओं को कहा, हम आपके दरबार में ब्रिटिश सेना रख देंगे। वो ब्रिटिश सेना आपकी मदद हमेशा करेगा। जब आप पर आक्रमण होगा तो ब्रिटिश सेना आपके तरफ से युद्ध लड़ेगा। अब ब्रिटिश सेना आपके लिए काम करेगा तो उसको तो वेतन चाहिए, बिना वेतन का तो कोई काम करेगा नहीं। तो वेलेजली ने सहायक संधि के तहत जो भारत के राजा महाराजाओं के दरबार में ब्रिटिश सेना रखा, उस सेना के एवज में भारतीय राजा महाराजाओं से मोटी रकम लिया। भारतीय राजा महाराजाओं से मोटी रकम लिया। साथ ही साथ वेलेजली को इस बात का भी एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं भारत के शासक, भारतीय शासक आंतरिक तौर पर मजबूत नहीं है, तब तो वो हमसे सैन्य सहायता ले रहा है। अगर कोई भारतीय शासक सैन्य तौर पर मजबूत रहेगा तो वो अंग्रेजों से संधि क्यों करेगा? तो वैसे भारतीय राजे महाराजे, वैसे भारतीय शासक जो सैन्य तौर पर कमजोर थे, उसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किया, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। अब वेलेजली डराने लगा, कहा अब तो आप हमारे चंगुल में आ गए। अब कहने के लिए आप राजा हैं, आपका क्षेत्र, आपका राज्य हमारे अधीन है। अब भारतीय राजाओं को ना उगलते बन रहा था ना निगलते बन रहा था, तो करे क्या? अगर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो ऐसे भी अंग्रेज पराजित कर देगा, भिखारी बना देगा, रोड पे ला देगा। तो इससे बेहतर है कि अंग्रेजों से मेलजोल बनाकर रखे, अंग्रेजों का सहायता प्रदान करे, बदले में अंग्रेजों से सहायता ले। तो जो लॉर्ड वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली भारत के देशी रियासत के राजा महाराजाओं को डराकर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया, और इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो प्रथम राज्य बना है, सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य बना है हैदराबाद। कौन बना है? हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 में,
अवध ने 1801 में, मराठा पेशवा ने 1801 में, फिर सिंधिया ने, भोसले ने 1803 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार से अलग अलग भारतीय देशी रियासतों को सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम लॉर्ड वेलेजली ने किया और लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। फिर लॉर्ड वेलेजली ने यह देखा कि प्रेस, देखिए प्रेस, जब पुर्तगाली कंपनी का भारत में आगमन हुआ तो पुर्तगाली कंपनी के भारत में आगमन होने के बाद ही भारत में प्रेस का विकास हो गया था। भारत में प्रेस का विकास हो गया था और भारत में समाचार पत्र सब छपने लगे थे। प्रेस मतलब समाचार पत्र मतलब हिंदुस्तान दैनिक जागरण, अमर उजाला इत्यादि इत्यादि, हां यही मतलब हुआ। तो पुर्तगालियों के आगमन से ही भारत में प्रेस का विकास हो गया था और प्रेस अभिव्यक्ति का, अपने विचार प्रकट करने का एक जरिया होता है। तो लॉर्ड वेलेजली जो अपने कूटनीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार कर रहा था, इसके खिलाफ भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने प्रेस के माध्यम से अपना विचार प्रकट करने लगा। तो इन्हें लगा कि अब तो हमारा पोल खुल जाएगा, तो इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। आधुनिक भारतीय इतिहास में ही एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, पढ़ेंगे, वहां पर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आप इस बात को जानिए कि भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने लगाया था। भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1799 ईस्वी में जो है आपको लॉर्ड वेलेजली ने लगाया था। लॉर्ड वेलेजली ने लगाया था। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल के समय ही 1799 ईस्वी में चतुर्थांग्ल में सूर्य युद्ध हुए थे। चतुर्थांग्ल में सूर्य युद्ध, चतुर्थांग्ल में सूर्य युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के समय में ही हुआ था। और आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं जो बात पूछने जा रहे हैं। हैदर अली कौन युद्ध के दौरान मारा गया? 1799। द्वितीय आंग्ल 1782 और टीपू सुल्तान चतुर्थांग्ल 1700। अच्छा, टीपू सुल्तान बोले थे, बैठ जाइए। चतुर्थांग्ल में सूर्य युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के समय में ही मारा गया था। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली ने ही 1800 ईस्वी में, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, देखिए होता क्या था, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण मुख्य तौर पर
ब्रिटेन में ही दिया जाता था। सिविल सेवकों को मुख्य तौर पर प्रशिक्षण ब्रिटेन में ही दिया जाता था, लेकिन वेलेजली का मानना था कि नहीं, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण भारत में भी दिया जाए। तो सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में एक कॉलेज की स्थापना की। और लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में जो कोलकाता में कॉलेज की स्थापना की उसे फोर्ट विलियम कॉलेज कहा जाता। फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कहा जाता है। इसके बाद हमने आपको यह बात बताया कि लॉर्ड वेलेजली एक साम्राज्यवादी था, साम्राज्यवादी प्रकृति का था। तो इन्होंने सहायक संधि के तहत तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया ही, लेकिन जो दिल्ली था, दिल्ली मुगलों के अधीन था। मुगलों ने इनके साथ सहायक संधि करने से इनकार कर दिया था। और जब मुगलों ने इनके साथ सहायक संधि करने से इनकार कर दिया तो इन्होंने ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। 1803 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली स्थित लाल किला पर कब्जा कर लिया। और दिल्ली स्थित लाल किला पर जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो लाल किला का शासन प्रशासन अब ब्रिटिशों के हाथ में आ गया। लाल किला का शासन प्रशासन जो है ब्रिटिशों के हाथ में आ गया। तो लाल किला का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट, लाल किला का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष ऑक्टर लोनी को मनाया गया। ऑक्टर लोनी को लाल किला का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट या ब्रिटिश अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार से लॉर्ड वेलेजली ने भले ही पूर्णतः ना सही लेकिन आंशिक तौर पर दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। आंशिक तौर पर जो है इन्होंने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से लॉर्ड वेलेजली 1803 में लेक के नेतृत्व में दिल्ली का अभियान किया और दिल्ली को आंशिक तौर पर जीतने का काम किया। और फिर 1805 ईस्वी में ये वापस लंदन चले गए। इनके वापस लंदन जाने के बाद 1805 में कॉर्नवालिस आया, लेकिन शीघ्र ही उनका निधन हो गया, गाजीपुर में दफना दिया गया। इसके बाद बंगाल के जो अगले गवर्नर जनरल बनकर आए हैं उनका नाम है सर जॉर्ज वारले। सर जॉर्ज वारले या वार्लो। सर जॉर्ज वारले का शासनकाल है 1805 से 1807। सर जॉर्ज वारले का शासनकाल है 1805 से 1807। हाँ, तो जो बात न है नोट में वो लिखाएंगे ना हम। आप काहे चिंता करते हैं? आपसे ज्यादा चिंता हमको है आपका, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। सर जॉर्ज वारले ऑक्टर लोनी बोले थे। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में आक्रमण किया, ऑक्टर लोनी प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट बना। सर जॉर्ज वारले छोटा सा शासनकाल रहा है और इनके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह वेल्लोर का सिपाही विद्रोह है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, देखिए आपको वेल्लोर दक्षिण भारत के अंतर्गत कर्नाटक में पड़ता है। एगो वेल्लोर तमिलनाडु में भी पड़ता है और जिस वेल्लोर की बात कर रहे हैं कर्नाटक में पड़ता है। वेल्लोर के क्षेत्र में देखिए आप एक बात को जानिए, जो ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश सेना में क्या सिर्फ ब्रिटिश लोग ही शामिल थे? नहीं, ब्रिटिश सेना में ब्रिटिश कम था
भारतीय ही ज्यादा था, ब्रिटिश कम था, भारतीय ही ज्यादा था। तो बेल्लौर के क्षेत्र के जो सैनिक थे, उन सैनिकों में जो भारतीय मूल के सैनिक थे, भारतीय मूल के सैनिक जो है माथा पे टीका लगाता था, माथा पे टीका लगाता था और कान में बाली पहनता था, कान में बाली पहनता था, कान में बाली पहनता था। तो ब्रिटिश कंपनी ने यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सेना के अधीन चाहे भारतीय मूल के सैनिक हो या अन्य कोई भी सैनिक हो, वो ना टीका लगाएगा ना कान में बाली पहनेगा, ना टीका लगाएगा ना कान में बाली पहनेगा, ना कान में बाली पहनेगा। अब टीका लगाना और कान में बाली पहनना, इसको भारतीय मूल के सैनिक अपने धर्म से जोड़ करके देखे और बेल्लौर के सैनिकों को लगने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, अंग्रेज उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जिस वजह से बेल्लौर के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और घोषणा किया कि हम टीका लगाएंगे ही और हम कान में बाली पहनेंगे। तो अंग्रेज टीका लगाने और कान में बाली पहनने पर रोक लगा रहा था, लेकिन सैनिक चाह रहे थे कि उनकी यह परंपरा चलती रहे। इसी को लेकर के बेल्लौर के सिपाहियों ने 1806 में विद्रोह कर दिया। इसी को बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। यह इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और उस समय मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि बाद में जाकर बंगाल के गवर्नर जनरल भी बने और बाद में जाकर भारत के गवर्नर जनरल भी बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे पहले मद्रास के गवर्नर जनरल 1803 में बने थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि मद्रास के गवर्नर थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस बेल्लौर के सिपाही विद्रोह को दबा दिया। बेल्लौर के सिपाही विद्रोह को किसने दबा दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि उस समय मद्रास का गवर्नर था। सर जॉर्ज वारले के बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं उनका नाम है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल है 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि। आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि जो अमृतसर की संधि है यह 1809 में ब्रिटिश और पंजाब के सिख शासक के बीच हुआ। इसमें ब्रिटिशों के तरफ से नेतृत्व सर चार्ल्स मेंटकॉफ ने किया था। चार्ल्स मेंटकॉफ ने किया था और पंजाब के शासक उस समय हुआ करते थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। और इस संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य और पंजाब के सिख राज्य के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया गया था, जिसमें सतलज नदी को सीमा रेखा बनाया गया था और कहा गया था कि सतलज नदी से पूरब रणजीत सिंह नहीं आएंगे और सतलज नदी से पश्चिम ब्रिटिश नहीं जाएगा। तो 1809 में जो ब्रिटिश और पंजाब के सिख शासक रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई है, यह इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है
लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल है 1813 से 1823। तो आगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले याद कीजिए वेलेजली से यहां तक, इससे पहले याद कर चुके हैं, कर चुके हैं ना। बंगाल का कौन गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर कहता है? बंगाल का कौन गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेजली। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर सहायक संधि का सूत्रपात किसने किया? सहायक संधि का सूत्रपात सहायक संधि का सूत्रपात कब हुआ? कब हुआ है? सहायक संधि का सूत्रपात कब हुआ? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज हैदराबाद ने कब हस्ताक्षर किया? 1700। और मराठा साम्राज्य कई संघ में बटा था, जैसे कि पूना का पेशवा, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, ये सब याद है? बड़ौदा का गायकवाड़, नागपुर का भोसले, याद है? मराठा संघों में इंदौर के होलकर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं। तो मराठा संघों में किसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया? किसने? इंदौर का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन? टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हुई थी उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड वेले। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? किसने किया है? लॉर्ड। कोलकाता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने क्यों किया? सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने हेतु। ठीक है। इसके बाद आपको लॉर्ड लेक के नेतृत्व में बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने दिल्ली का अभियान किया? दिल्ली का अभियान लॉर्ड वेलेजली ने लेक के नेतृत्व में कब किया? लाल किला पर कब्जा किया। लाल किला का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट किसे बनाया? ऑक्टर। लाल किला का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट किसे बनाया? लाल किला का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट ऑक्टर लोनी। इसके बाद सर जॉर्ज वार्ले का शासनकाल कब से कब तक? 1805 से 1800। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ? बेल्लौर के सिपाही विद्रोह को किसने दबाया है? बेल्लौर का जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉर्ज वार्ले के बाद कौन बने? सर जॉर्ज वार्ले के बाद अमृतसर की संधि कब हुई है? अमृतसर की संधि किसके बीच? ब्रिटिशों के तरफ से भाग कौन लिया? ब्रिटिशों के तरफ से भाग। पंजाब के तरफ से भाग। अमृतसर की संधि के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? अमृतसर की संधि के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। आगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल को आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लोग सो रहे हैं। और कुछ लोग याद करवाने वक्त जो है नहीं बोलते हैं, समझे? तो उनको याद नहीं होगा ई जीवन में क्या, अगले 7 जन्म तक आपको याद नहीं होगा। समझ गए? देखिए होता क्या है, एक बात बताइए। माइंड, दिमाग, कुछ चीज जो आपके बचपन में घटित हुआ होगा वो भी अभी याद होगा।
कुछ चीज जो आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वैसी कोई भी घटना आपके जीवन में जो आपको याद हो, उस घटना के घटित होने के समय आपके दिमाग का सारा नस ओपन था और वो घटना आपके दिमाग में छप गया और इसलिए वो घटना आपको याद रह जाता है। और देखिए, अगर आप बोलेंगे नहीं, देखिए बोलने के लिए एक तो बोर्ड पे देखना पड़ेगा, आंख काम करेगा, क्वेश्चन सुनना पड़ेगा, कान काम करेगा, और आंख और काम कर रहा है मतलब आपका दिमाग भी काम कर रहा है। तो दिमाग भी काम कर रहा है, अब बोलिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। समझ गए? तो बोलिए, हम पागल न हैं कि 2017 से पढ़ा रहे हैं और समझाने के बाद याद करवाते हैं। हम पागल थोड़े हैं, और हमको ना पागल कुत्ता काटा है, समझे? हम ठीक ठाक स्थिति में हैं। घर पर तो अफसर बन करके ऐसे देखिएगा, ऐसे देखते देखते कब सो जाइएगा पतो नहीं चलेगा। यही हल्ला करने में मुंह से कितना आवाज निकलता है, याद करने में लड़का तो बोलता है, लेकिन लड़की लोग नहीं बोलती है। और ई सोचता है या ई सोचते हैं, आप लोग सोचती हैं और सोचता है या सोचते हैं कि पढ़ तो लेबे की है, नोट में है, ये है, घर पे याद कर ले। बासी हमेशा बासी रह जाता है, वो कभी याद होने वाला ना है। जो क्लास में याद नहीं किया ना, कभी याद नहीं करेगा वो, हम लिख करके दे सकते हैं उसको। तो इसलिए वैसी देवी महारानी जो नहीं बोलिएगा उनको हम मार्क कर रहे हैं, और कल से एगो पूजा का थाली भी सजा करके वहां पे रखेंगे। नहीं बोलिएगा एकदम आपका आरती उतारेंगे, ठीक है? तो इसलिए बोलना है। आगे आइए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स भी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर, इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति भारत में अपनाई, उस नीति को फॉरवर्ड पॉलिसी, उस नीति को फॉरवर्ड पॉलिसी, पॉलिसी या पृथक्करण की नीति, पृथक्करण की नीति कहा जाता है, पृथक्करण की नीति कहा जाता है। और इस नीति के तहत जो है, ये जो भारत के राज्य हुआ करते थे, अगर कोई राज्य दूसरे राज्य के साथ सहायता करके शासन प्रशासन करता था, तो उन दोनों राज्यों के बीच फूट डालने का काम करता था। ये फूट डालने का काम करता था और उन दोनों राज्यों को अलग करने का काम किया करता था, अलग करने का काम किया करता था। क्योंकि अगर भारत के राजा महाराजा एक हो जाएंगे, तो फिर अगर सब एक होकर के अंग्रेज का विरोध करेगा, तो होगा ये कि अंग्रेजों को भारत से जल्द विदा होना पड़ेगा। तो इन्होंने भारतीय राजा महाराजाओं के बीच फूट डालने का काम किया, भारत के राजा महाराजाओं को कमजोर करने का काम किया, कमजोर करने का काम किया। तो इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर
जो नीति अपनाई थी उसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर युद्ध भी लड़ा। इनके समय में ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। इनके समय में ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और जो आंग्ल नेपाल युद्ध है यह 1814 से 1816, 1814 से 1816। इस युद्ध में नेपाल के गोरखा शासक अमर सिंह थापा हुआ करते थे। इस युद्ध में नेपाल के तरफ से नेतृत्व अमर सिंह थापा ने किया था और अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व गार्डनर, मिलिकस जैसे सेनापतियों ने इस युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व किया। और इस युद्ध में नेपाल के गोरखा शासक अमर सिंह थापा की बुरी तरह हार हुई और फिर अंग्रेजों ने नेपाल के गोरखा शासकों के साथ संधि किया, जिसे सुगौली की संधि कहा जाता है। जिसे सुगौली की संधि कहा जाता है। यह सुगौली की संधि हुआ तो दिसंबर 1815 में है, लेकिन यह लागू 1816 में हुआ है, इसलिए सुगौली की संधि मान करके चलेंगे आप 1816। और इस सुगौली की संधि के तहत नेपाल के आधे से अधिक क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। इसके बाद जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का नजर मराठा शक्ति पर पड़ा और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह देखा कि मराठा शक्ति कमजोर पड़ चुकी है, मराठा शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। तो जो मराठा शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी, उस मराठा शक्ति को और अधिक कमजोर करने के लिए इन्होंने मराठों के सहयोगी, मराठों का सबसे बड़ा सहयोगी हुआ करता था पिंडारी। पिंडारी, पिंडारी जो है ना, महाराष्ट्र के जंगलों में रहने वाली एक खूंखार जनजाति थी और वो पिंड नामक शराब पिया करती थी। एक विशेष प्रकार का शराब, पिंड नामक शराब पिया करती थी, जिस वजह से उस जनजाति को पिंडारी कहा जाता था। पिंडारी मराठों का सहयोगी था। जब भी मराठा कोई युद्ध करता था तो पिंडारी मराठों को मदद करता था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को यह पता चला कि मराठों का सहयोगी पिंडारी है, पिंडारी को अगर हटा देंगे मराठा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मराठा शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से ही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया। और ध्यान में रहे, यह प्रश्न कई दफा कई परीक्षा पूछ चुका है कि पिंडारियों का दमन किसने किया है। पिंडारियों का दमन बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने किया है। तो पिंडारियों के दमन की अगर हम लोग बात करें तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया है। जब इन्होंने पिंडारियों का दमन कर दिया तो फिर इन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दिया। जब इन्होंने पिंडारियों का दमन कर दिया तो फिर इन्होंने मराठों को चुनौती दिया। सॉरी, ये तो अंग्रेज था ही। इन्होंने मराठों को चुनौती दिया और फिर मराठा और अंग्रेजों के बीच 1816 से 1819 ईस्वी तक एक युद्ध हुआ है, जिस युद्ध को इतिहास में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, तृतीय आंग्ल
मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, और जब इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने संपूर्ण मराठा शासित क्षेत्र को 1818 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1818 ईस्वी में संपूर्ण मराठा शासित क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद उसे एक प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया, जिसे मुंबई प्रेसिडेंसी कहा गया, जिसे मुंबई प्रेसिडेंसी कहा गया। इसके बाद जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के समय ही 1820 ईस्वी में रैयतबारी व्यवस्था और 1822 ईस्वी में महालबारी व्यवस्था लागू हुआ था। रैयतबारी और महालबारी व्यवस्था भू राजस्व की एक व्यवस्था थी। चौथा चैप्टर में इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे, इस चैप्टर के ठीक बाद, चौथा चैप्टर में। तो रैयतबारी और महलबारी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही भारतवर्ष के भीतर भू राजस्व की वसूली के लिए, कर की वसूली के लिए जो है आपको लागू किया गया था। और फिर 1823 ईस्वी में ये वापस लंदन चले गए। 1823 ईस्वी में इनके वापस लंदन जाने के बाद बंगाल के अगले गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड एम हर्ट्स। जो लॉर्ड एम हर्ट्स है, इनका शासनकाल है 1823 से 1828। 1823 से 1800। देखिए, लॉर्ड एम हर्ट्स के शासनकाल की दो महत्वपूर्ण घटना है। एक है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और एक दूसरा है बैरकपुर का सिपाही विद्रोह। बैरकपुर का सिपाही विद्रोह। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 और बैरकपुर का सिपाही विद्रोह 1824। ये जो दो घटना है, ये दो घटना लॉर्ड एम हर्ट्स के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, अंग्रेज भारत में तो अपने साम्राज्य का विस्तार कर ही रहा था। भारत के साथ साथ जो है अंग्रेज जितने भी भारत के पड़ोसी, जितने भी भारत के पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, उठा दीजिए उनको, जग जाइए, सोइए नहीं। जानते हैं विद्यार्थी में इतना अवगुण कूट कूट करके भर गया है, समझे, कूट कूट करके, कि उस अवगुण को दूर करने में ही साल भर टाइम लग जाएगा, समझे। तो सोइए नहीं क्लास में। क्लास में जब सोना ही है तो आने का क्या मतलब, समझ गए। एकदम कॉफी पी के आइए, समझे, नींद नहीं आएगा और एनर्जी भी बना रहेगा, समझे। चाय, आप लोग चाय पीते हैं ना? ऐसे तो हमको भी चाहिए मिलता है, कॉफी तो मिलता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में कॉफी पीते थे अपने से बना करके, अब तो नहीं बना पाते हैं। कॉफी पीजिए, चाय की जगह कॉफी पीजिए। चाय हानिकारक है, लेकिन कॉफी उसके तुलना में कम हानिकारक। कॉफी भी हानिकारक है, लेकिन चाय के तुलना में कम, समझ गए। तो कॉफी पीजिए आप लोग, समझे, चाय मत पिया कीजिए। सुनिए, जो अंग्रेज था, अंग्रेज भारत के भीतर अपने साम्राज्य का तो विस्तार कर ही रहा था,
भारत के जो पड़ोसी राज्य थे, भारत के जो पड़ोसी क्षेत्र थे, उन पड़ोसी क्षेत्रों में भी, उन पड़ोसी देशों में भी अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा हुआ था अंग्रेज। उसी क्रम में अंग्रेजों ने बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने को लेकर बर्मा नरेश महाबंदुला के साथ 1824 से 1826 के बीच युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को इतिहास में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कहा जाता है। जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बैरकपुर के सिपाही को कहा कि आप युद्ध लड़ने के लिए हमारे साथ बर्मा चलिए। तो बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो बैरकपुर के सिपाही बर्मा जाते वो समुद्र के रास्ते जाते, और उस समय यह मान्यता थी कि समुद्र पार करना पाप है। जैसे आज मान्यता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी 99% केस में झूठ ही बोलेंगे। रहेंगे पटना जंक्शन तो कहेंगे रूम पर है, रहेंगे रूम पर तो कहेंगे इको पार्क में है। समझ, फोन तो एकदम झूठ का फैक्ट्री, फोन जो है ना झूठ का फैक्ट्री खोलवा दिया। पहले फोन आने से पहले आदमी थोड़ा सा सही भी बोलता था, अब तो एकदम परम झूठा हो गया, सब झूठ बोलता है। तो आपको जो है उस समय यह मान्यता था कि समुद्र पार करके विदेश जाना पाप है, और अगर कोई चल जाता था ना तो फिर अगर वो अपने देश वापस लौटता था, अपने राज्य वापस लौटता था, तो उनको स्वीकार नहीं किया जाता था। तो समुद्र का पार करना हिंदू धर्म में पाप माना जाता था, जिस वजह से बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया। और बर्मा जाने के प्रश्न पर ही बैरकपुर के सिपाहियों ने 1824 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह को इतिहास में बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। और इसके बावजूद जोर जबरदस्ती भारतीय सैनिकों को बर्मा ले जाया गया और युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1826 में हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, और इस युद्ध की समाप्ति यानडूब के संधि के तहत, यानडूब या यांडबू दोनों एक ही बात है। यानडूब के संधि के तहत जो है इस युद्ध की समाप्ति हुई। लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इनका शासनकाल है 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहा है। उसके बाद वो भारत का गवर्नर जनरल भी बना है। नोट में अगर 33 है तो उसको 35 कर लीजिएगा, अकबकाइए नहीं ज्यादा, समझे। जो लिख रहे हैं बोर्ड पर वो सही है, समझ गए, तो अकबकाना ना है ज्यादा। सुनिए अब, समझिए यहां पर। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक सुधारवादी गवर्नर जनरल साबित हुआ। इन्होंने गवर्नर जनरल बनते ही भारतीय समाज में प्रचलित कुप्रथाओं के ऊपर सबसे पहले अपना ध्यान आकृष्ट किया, और उन कुप्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए इन्होंने नियम कानून बनाए। इन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया। 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा पर रोक लगाया, ठगी प्रथा पर रोक लगाया। और 1833 ईस्वी में इनके शासनकाल के समय
1833 ईस्वी में इनके शासनकाल के समय चार्टर एक्ट पारित हुआ था, जिस चार्टर एक्ट में दास प्रथा के अंत करने की घोषणा की गई थी। लेकिन 1833 में दास प्रथा का अंत हुआ नहीं था। 1833 में दास प्रथा का अंत हुआ नहीं था। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट में ही यह प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल अब बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस प्रकार से आपको बंगाल का गवर्नर जनरल समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप याद कीजिए, इससे पहले याद कर चुके थे ना। और एगो बात याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों एक नहीं ना, ना दोनों एक नहीं। वारेन हेस्टिंग्स अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, याद रखिएगा। इसलिए बता रहे हैं, आगे क्वेश्चन करवाएंगे ना तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर फॉरवर्ड पॉलिसी या पृथक्करण की नीति किसने अपना? फॉरवर्ड पॉलिसी। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 से 1800। आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? आंग्ल नेपाल युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल। पिंडारियों का दमन किसने किया? पिंडारी किसका सहयोगी था? मराठा। किसका सहयोगी? पिंडारी किसका सहयोगी था? पिंडारियों का दमन किसने किया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुए? मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया? मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया? मराठा शासित क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब बना? कब बना? भू राजस्व की रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था भारत में किसके समय लागू हुआ? भू राजस्व की रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था किसके समय लागू? लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद अगले इनके शासनकाल की दो महत्वपूर्ण घटना कौन कौन है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब? 1824 से। और बैरकपुर का सिपाही विद्रोह? बैरकपुर के सिपाहियों ने क्यों विद्रोह किया? बर्मा जाने के प्रश्न पर बर्मा बैरकपुर के सिपाहियों ने क्यों विद्रोह किया? और इस युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? यांडूब के आगे। इसके बाद कौन बने? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। सती प्रथा का अंत किसने किया? कब किया? 1800। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? कब किया? सती प्रथा का अंत किसके मदद से? राजा राम। ठगी प्रथा का अंत किसके मदद से? कर्नल स्लीमैन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? कौन एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट में दास प्रथा को अंत करने की घोषणा की गई थी। क्या दास प्रथा का अंत हुआ था? नहीं हुआ था। दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ। कब हुआ? 1800। बात क्लियर। इससे आगे अगले क्लास में। चलिए अब सुनिए हीरो सब। इतना बात क्लियर है? क्या दिए थे होमवर्क? होमवर्क क्या दिए थे? घटना चक्र में क्या दिए थे? इतिहास ना।
इतिहास में क्या दिए थे? हाँ? पहला चैप्टर पाषाण युग। देखिए होमवर्क सुनिए, घटना चक्र से होमवर्क है दूसरा चैप्टर सेंधव सभ्यता एवं संस्कृति। अब पहला चैप्टर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, लड़की लोग को बताने दीजिए, तो आप लोग ने बताइएगा, देखते हैं लड़की में दम है कि लड़का में। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता? ताम्र, आप लोग मत बोलिएगा, इधर से लड़की है। बताइए भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ? भीम, बराबर हैं अभी आप लोग। भीम बेटका को किसने खोजा? हाँ? विष्णुधर वाकनकर। विष्णुधर, इधर से। गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिले? बुर्ज। चलिए इधर से। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया? एचडी संकालिया। राख का टीला कहां से मिला? संगन कल्लू। चलिए सामूहिक तौर पर तो दोनों लोग बराबर हो गए। अब सिंगल खड़ा हो। सिंगल में देखते हैं कौन जीतता है। कोई लड़की ने बोलेगी मुंह तोड़ देंगे हम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बैठ जाइए, खड़ा होइए। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ना, हार गया। लेकिया, बैठ जाइए, खड़ा होइए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? भोपाल में। खड़ा होइए। नबदा टोली किस राज्य में? नबदा टोली कौन राज्य में? नबदा टोली महाराष्ट्र। इसमें भी हार गया। यानी व्यक्तिगत तौर पर लड़का कमजोर है, सामूहिक तौर पर आप लोगों की भागीदारी ज्यादा है, तो सामूहिक तौर पर बराबर हैं, व्यक्तिगत तौर पर कमजोर हैं आप लोग। लड़का लोग हार गया। चलिए दूसरा चैप्टर होमवर्क क्या है? सेंधव सभ्यता और संस्कृति। चलिए ई 1 बाय 1 पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। उठिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? बैठ जाइए, खड़ा होइए। रेड टी शर्ट। नांगल किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक ना हो, उर्वरक। चलिए उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए, टोपी। बैठ जाइए। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया है? 326 ईस्वी पूर्व में। बैठ जाइए, उधर खड़ा होइए। हाँ, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनी मृदा को क्या कहते? लोएस मृदा। उधर खड़ा होइए, व्हाइट टी शर्ट। बैठ जाइए। अब नहीं पढ़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट शर्ट थोड़े बोले, व्हाइट टी शर्ट।
राजस्व में रैयतबाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? टॉमस मुंडो और कैप्टन नहीं पढ़े हैं? काहे नहीं पढ़े हैं? आए? नहीं पता था? कहां बकरी चराने गए थे? व्हाइट टी शर्ट उधर खड़ा होइए। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी, बैठ जाइए। उधर खड़ा होइए, सोने वाली खड़ा हो जाइए। बैठ जाइए। मुंह क्या देखते हैं? नहीं पढ़िएगा तो मेरा खाक लीजिएगा, मेरा कुछ होने लीजिएगा, समझ गए? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। 19, 21। बैठ जाइए। व्हाइट रेड टी शर्ट खड़ा हो जाइए। चंगेज खां का समकालीन सुल्तान इल्तुतमिश। बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए। उसके जस्ट पीछे वाली चश्मा वाली खड़ा होइए। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? बैठ जाइए, उसके पीछे खड़ा हो जाइए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन किया है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसने किया है? भारत के राष्ट्रपति ने किया है। बैठ जाइए। चलिए अब आगे सुनिए। कौन कौन लोग सच में पढ़ के आए? हाथ खड़ा कीजिए तो याद करके आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब इसमें दूसरा होमवर्क। शांत रहिए। इसमें दूसरा होमवर्क है, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पेज नंबर 25 पे जाइए ना, खोलिए ना, किताब खोलिए, ये वाला किताब खोलिए। पेज नंबर 25 अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, इसको पढ़ना है। पेज नंबर 25 पूरा, पेज नंबर 26 पूरा, पेज नंबर 27 में भारत के प्रमुख शेयर बाजार से पहले तक। पेज नंबर 27 में देखिए, दो गो है ना, हो एगो इधर है एगो इधर है। भारत के प्रमुख शेयर बाजार से पहले, भारत के प्रमुख शेयर बाजार से पहले। बात समझ में आया? क्या होमवर्क है, समझ में आया? एक बार फिर से, इस बुक में पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, 26 और 27 आधा। 25, 26 और 27 समझ में आया ये? हाँ देखिए, ऑनलाइन वाले लोग देखिए, ये वाला पेज है पेज नंबर 25, ये है पेज नंबर 26 और ये 27। 27 में आधा। बात क्लियर है? ये आपका होमवर्क है। क्या है? हाँ, इसके अलावा जो आज पढ़ाए हैं वो भी रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में थोड़ा देर के बाद काटिएगा ऑनलाइन।